नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों ये वीडियो हमने लास्ट जो वीडियो पोस्ट किया था उसके ऊपर जो कमेंट आया था यूपीएल शेयर को लेकर, उसके लिए बनाया गया है। तो आपको बता दूं कि अगर आपकी यूपीएल शेयर में इन्वेस्टमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, या फिर आप यूपीएल शेयर को एवरेज करने का सोच रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने नीचे लेवल पे लिया था यूपीएल शेयर को और आज ऊपर के लेवल पे सोच रहे हैं कि और लूं या नहीं लूं, तो आपके लिए ये वीडियो वाकई में खास है। और एग्जिट करने का भी अगर आप यूपीएल शेयर से सोच रहे हो तो आपको बोलना चाहूँगा कि हर एक सवाल का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो यूपीएल शेयर को लेकर जो भी आपका सवाल है आज की वीडियो में आपको आंसर उसका मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमें देखनी है प्रमोटर होल्डिंग, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को टोटल ध्यान से समझना है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें ना किसी भी स्टॉक में, मैं सिर्फ यूपीएल की बात नहीं करूंगा, किसी भी स्टॉक के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को ना देखने के बिना ही इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, पहले उसको देखना है और उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है। तो आपको बता दूं कि प्रमोटर का डेटा हमेशा 50% होना चाहिए। अगर ये 50% नहीं है तो एफआईस और डीआईस को मिला के कम से कम अगर 60% डेटा जो है वो शेयर होल्डिंग जो है इन तीनों की मिला के हो रही है तो वो भी स्टॉक एक अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रमोटर का डेटा कितना है, 33%। बहुत अच्छा डेटा नहीं है, लेकिन अगर आप एफआईस का डेटा देखोगे 37% होल्ड करते हैं इसको। डीआईस की बात करें तो 18% तकरीबन होल्ड करते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल 80% माल तो यहाँ पर इन्होंने ही उठाया हुआ है। बचा माल पब्लिक ने उठाया है और पब्लिक यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें से निकल रही है जैसे जैसे ये रिकवर हुआ है। क्या आपका निकलना सही है, अभी थोड़ी देर में आपको जवाब मिलेगा। और उसके पहले मैं बता दूं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न A+ कैटेगरी का है, बहुत अच्छा होल्डिंग पैटर्न है इसका। दोस्तों बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू की, फंडामेंटल जिसे हम कहते हैं, यानी कि टर्नओवर जिसे आप कहते हो, तो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। 2024 में भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करो तो यहाँ पे 2024 में इन्होंने नेट लॉस जो है वो किया था, लेकिन ये भी किसी वजह के कारण किया होगा जो कि आगे हमें समझ आएगा। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट ही करती आ रही थी। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए ये वन टाइम लॉस होगा, ये नहीं है कि आगे रेगुलर लॉस लेने वाला है। अब बात ये आती है कि जब नेट प्रॉफिट है तो कंपनी का कैश फ्लो चेक करने की ज़रूरत होती है। देखो यहाँ पर है ना कैश फ्लो, देखो यहाँ पर कैश फ्लो कंपनी का प्लस में ही चल रहा है, ये बात ध्यान में रखो। तो किसी भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उसके इफज में 25 या 20% या 30% मैक्सिमम कह लो अगर डिफरेंस है किसी कैश फ्लो में तो ओवरऑल अच्छा है। अगर उससे ज़्यादा डिफरेंस हो तो वो अच्छा नहीं है। जैसे कि इसका 42 करोड़ समथिंग इसका 2023 में था, लेकिन अगर आप इसका कैश फ्लो देखो 2023 में इतना है तो बहुत अच्छा था, यानी कि ज़्यादा ही था। 2024 में फिर भी प्लस में है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ओवरऑल देखो कंपनी को क्या हुआ है, नुकसान, लेकिन कैश फ्लो यानी कि प्लस में है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि पॉजिटिव संकेत है, अच्छी कंपनी है। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये पैसा गया कहाँ, क्यों इतना नुकसान हुआ, क्या बात हुई। तो यहाँ पे हमें समझ आएगी डेब्ट टू इक्विटी रेशो। यहाँ पर अगर नोटिस करो तो आप एक चीज़ को देखोगे, कितना कंपनी के ऊपर कर्जा था, 1.76 की रेशो थी, 1.32, 1.19, 0.086। कंपनी अपना कर्जा आहिस्ता 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 करके ख़त्म करती जा रही है। ये बहुत अच्छा एक संकेत होता है कंपनी के लिए, फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। बट वो जो लॉस मैंने आपको दिखाया वो अभी तक पता नहीं चला है, देखते हैं आगे चल के हमें क्या था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वन टाइम लॉस जो है ना ये वो था, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि लास्ट जो मैंने रिजल्ट रीड किए थे उसमें मैंने ये सुना था कि इन्होंने वन टाइम लॉस जो है वो लिया है। ऐसा नहीं है कि ये हर बार आपको देखने को मिलेगा, ये वन टाइम कॉस्ट थी। तो ओवरऑल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इन्होंने ख़त्म की। अब दोबारा प्रॉफिट में जब आए होंगे या कुछ हुआ है तो आप नोटिस करोगे कि इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जैसा कि अभी आपको देखने को मिल रही है वो फिर से बढ़ रही है। तो ये मैं बोलना चाहूँगा एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छी कंपनी वही होती है जो कर्जा लेकर भी अच्छे से काम करे और उसके कंटिन्यू करती रहे और अपने जो लॉसेस हैं वो ना करे, है ना। तो आपने देखा कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन हाँ कंपनी ने ये जो कर्जा लिया है ना कहीं ये एक बुरी बात है ना। लेकिन इस कर्जे को अगर सही जगह पे इस्तेमाल कर रही है तो फिर ये बुरी बात नहीं है। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो रिस्क
रिवार्ड रेशो हो कह लो या डेब्ट टू इक्विटी की रेशो कह लो, ये अच्छी नहीं है, ये एक रिस्की कंपनी की रेशो होती है। एक बात इस चीज़ को ज़रूर अपने जहन में रखिएगा कि ये अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं नेगेटिव हूँ, ठीक है। लेकिन अब हम चलते हैं यहाँ पर कहाँ, बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट को हम लोग समझेंगे कि आखिर बैलेंस शीट हमें क्या बता रही है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है वो समझ आए कि जो नेट लॉस लिया गया था वो क्यों लिया गया था, ठीक है। आई होप जिन्होंने ये सवाल किया था उनको ये पता होगा, अगर आप इसके फंडामेंटल के ऊपर ध्यान रखते होंगे तो आपको पता होगा कि इन्होंने ये वन टाइम रहा है या फिर आगे भी रहेगा। तो जस्ट वेट करें, इसको ओपन होने दीजिए पेज को। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं बैलेंस शीट में, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल 153 और कम कर दी, तो ये एक पॉजिटिव संकेत होता है अच्छी कंपनी का कि वो अपने हिस्सेदारी जो है वो कम कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसने अपनी शेयर कैपिटल को कम किया है, ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको चीज़ें बताता हूँ। देखो रिजर्व एंड सरप्लस, देखो कंपनी का क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा नहीं हुआ, लगातार पिछले 5 सालों से बढ़ा, और यहाँ पे आके थोड़ा सा कम हुआ है, तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट वाली बात नहीं है। तो रिजर्व बहुत अच्छा खासा है, अच्छा खासा कैश है कंपनी के पास। इसके अलावा हम नीचे चलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डेब्ट टू इक्विटी रेशो बढ़ी है, तो ये वही चीज़ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि कंपनी एक चीज़ देखो, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखो इनकी कितनी है, 4428 की, ठीक है। अब ये कर्जा इन्होंने लिया, इसी वजह से आप लोगों को डेब्ट टू इक्विटी रेशो जो थी वो देखने को मिली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो लॉस आप लोगों ने देखा ना वन टाइम, वो यहाँ पर नोटिस करो, 17,614 इनकी क्या थी, एक देनदारी थी। इन्होंने क्या किया है, उसको यहाँ पर ख़त्म किया है। तो नियर अराउंड आप ये कह सकते हो कि 2000 करोड़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इन्होंने जो पेमेंट है वो की हुई है अपने वेंडर्स की। तो ये वन टाइम जो लॉस आपको वहाँ देखने को मिला, आई होप ये वही लॉस है जो आपको देखने को मिला, बट ज़रूरी नहीं है, मैं आपको फिर से बोल दूँ, ज़रूरी नहीं है ये वही हो, ठीक है। देखो यहाँ पर करंट लाइबिलिटी जो है वो भी कम हुई है ना, तो हो सकता है ये भी हो। तो मैं आपको 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसको आप कह सकते हो कि शायद इन्होंने ये पेमेंट की थी, उस वजह से वन टाइम लॉस था। और भी चीज़ें इसमें फैक्टर कर सकती हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आप कह सकते हो, अदर लायबिलिटी कह सकते हो, ठीक है। तो जो इन्होंने की होगी जिस वजह से इनको वहाँ पे लॉस देखने को मिला, इसलिए मैंने कहा कि वो वन टाइम है, ठीक है। आई होप ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नीचे की तरफ, तो देखो यहाँ पर इनके पास जो इन्वेंट्री है वो 12,776 करोड़ की है। ट्रेड रिसीवेबल देखो 16,354 करोड़ इनके पास आने वाले हैं, जो तक अभी तक नहीं आए हुए हैं, ठीक है। कैश एंड इक्विवेलेंट देखो 6,036 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म एडवांस यहाँ पर है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें क्या बता रही हैं, ये जो इतना कैश है, ये इतनी इन्वेंट्री है, शॉर्ट टर्म लोन है, कैश एंड इक्विवेलेंट, ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि एक अच्छी खासी ये कैश रिच कंपनी है। तो बैलेंस शीट इज़ वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छी बात है, वो जो वन टाइम लॉस हुआ था उसको थोड़ा सा आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। बाकी ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगा A1 कैटेगरी की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ऊपर जाने का दम रखती है, ये बात ध्यान रखना। ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। अब आ जाते हैं टेक्निकल बेसिस। तो एज पर टेक्निकल बेसिस आप लोगों को बता दूं, इसमें कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस आई हुई है, लेकिन ये जो मई का महीना है, ये जो 5वां महीना है, ध्यान रखना इसका ये जो हाई है ना, एक बार इसके ऊपर ये जो अब कैंडल बन रही है, ठीक है, मई वाली, एक बार ये अप्रैल की कैंडल के ऊपर क्लोज होने दो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बोला मई वाली, ये अप्रैल की कैंडल है। अगर ये इस महीने इस कैंडल के ऊपर क्लोज हो गया, थोड़ी सी भी ग्रीन होके कैंडल क्लोज हो गई, तो बोलना चाहूँगा इसमें बुलिशनेस आ जाएगी, और ये स्टॉक यहाँ से कम आपको 35% 50% का रिटर्न देने के लिए रेडी हो जाएगा। मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो ये कम से कम भी भैया 1600-1700 के टारगेट आपको दे देगा। लेकिन आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, कहाँ क्लोजिंग चाहिए, ये अप्रैल मंथ के ऊपर एक बार क्लोजिंग करा दो इसकी, ठीक है। लेकिन अगर इसी महीने मई में क्लोजिंग हो गई तो बुलिशनेस आ जाएगी। लेकिन अगर इसने यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, ऊपर की तरफ गया, तो फिर मैं नहीं बोलूँगा बुलिशनेस। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ,
एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसका ब्रेकआउट आ जाएगा, दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ें कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ऊपर निकलते ही पहला टारगेट 788 का रहेगा, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता 1400, 1500, 1600 की रेंज में चला जाएगा। दूसरा सिनेरियो मैं आपको ये भी बता दूँ, हो सकता है ये जिस तरह से यहाँ आया है ऐसे करके ब्रेकआउट भी दे दे, तो ध्यान रखना यहाँ इस लेवल पे लेना थोड़ा रिस्की है। बेटर होगा कि ये एक बार क्लोजिंग जो है 695 इसी महीने मई में दे दें, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, हमारे लिए एक बहुत बुलिशनेस देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये भी हो सकता है ये जो मैंने सिनेरियो बनाया इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से चले, ठीक है, ये एक ट्रेंड बनना शुरू हो सकता है। तो अभी इसमें कोई खतरे वाली बात मुझे नहीं देखने को मिल रही। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं कहीं एवरेज करने की, तो 507 बहुत अच्छा लेवल रहेगा एवरेज का, 567 बहुत अच्छा लेवल रहेगा एवरेज का। इन केस कभी भी इन फ्यूचर अगर ये नीचे की तरफ 565, 507 पे मिले तो ये एक अच्छा पॉइंट है एवरेज का, यहाँ करनी चाहिए। लेकिन एवरेज भी जब रिवर्सल दिखाई दे तब लेना चाहिए। लेकिन जब फंडामेंटली आप किसी अच्छी कंपनी को ले रहे हो, उसके आपको कोई लॉसेस नहीं दिख रहे, प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है, कैश फ्लो अच्छा दिख रहा है, तो फिर उसमें हम नहीं सोचते हैं ज़्यादा, बस हम एवरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस कंपनी का रिकॉर्ड रहा है जब भी ये ऊपर की तरफ निकलता है 35% का रिटर्न देता ही देता है। 29-30% रिटर्न इसने देने का दम रखा है हमेशा। तो यहाँ से जो एक ब्रेकआउट आएगा वो कहाँ से होगा, वो एक नए हाई से होगा। जैसे ही ये अपना नया हाई क्रॉस करेगा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ 30, तो 1100 के टारगेट बड़ी फास्ट आपको देखने को मिलेंगे अपना हाई क्रॉस करने के बाद, ठीक है। बाकी जब ये ऊपर की तरफ निकले तो हो सकता है अपने इस ट्रेंड को फॉलो करे और 2200 के टारगेट आपको आराम से 1800-1600 के टारगेट ये दे देगा इस रेंज में। होगा क्या, जब ये इस रेंज में आएगा, हाई को क्रॉस करेगा, तो फिर ये ना यहाँ पे कुछ जैसे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ मिनिमाइज करके भी, देखो है ना इस रेंज में ये पहले भी चला था, ये देख रहे हो, चला है ना पहले भी इस रेंज में, ये देखो, इसको देखोगे अगर आप लोग ध्यान से तो आपको दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं इस रेंज में चला था। तो देख रहे हो, ये देखो ये चला हुआ है, ठीक है। तो ये दोबारा से अगर इसके बीच में आया, ये दोबारा इस रेंज में चलना शुरू हो सकता है, या फिर अदरवाइज ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ट्रेंड इसका बुलिश हो जाएगा। अप्रैल के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद बड़ी फास्ट मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप